लोग बहुत दिन तक दो धर्मों के बीच में लड़ाई, मंगलसूत्र, भैंस, इन सब बातों पर नहीं जाना चाहते हैं। लोगों को आज के डेट में रोजगार चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके घर की स्थिति कैसे सुधरे। लोग महंगाई पे बात करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा ने आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में केवल धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करती है। केवल दो भाइयों को आपस में लड़ाती है। लोगों ने इस बार कांग्रेस को पिछले बार की तुलना में दोगुने सीट जिताकर भेजी। ये मोदी सरकार का सरकार नहीं है, ये एनडीए का सरकार है। वो एक पार्टी का सरकार नहीं है, 38 पार्टी का सरकार है। वो पप्पू यादव जी को भी इंडिया गठबंधन के तहत लिया जाता, वो निर्दलीय ना लड़ते, तो इसका कम से कम हमें सीमांचल के इलाके में इसका असर देखने को मिलता है। हम लोग पूर्णिया के साथ साथ किशनगंज और कटिहार भी जीते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ और सीटें सीमांचल के इलाके में जीत सकते थे। और पप्पू यादव जी, राहुल जी और तेजस्वी जी का अगर ज्वाइंट कैंपेन पूरे बिहार में होता तो हम लोग 2/3 से अधिक सीटें जीत सकते थे। तो मध्य प्रदेश को छोड़कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फायदा कांग्रेस को हर एक राज्य में मिला है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। तेजस्वी जी से जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया। और तेजस्वी जी ने जिस तरीके से पप्पू यादव को महागठबंधन से अलग करने की कोशिश की, अगर पप्पू यादव जी साथ रहते, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भी जगह पे बिहार में होती तो स्थिति और भी बेहतर हो सकती। कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी भी, आरजेडी महागठबंधन का साथी है। उनसे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे आगे जो है पप्पू यादव को लेके साथ में चलेंगे, जिससे बिहार के साथ साथ पूरा भारत में इंडिया महागठबंधन की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मायावती का इंडिया गठबंधन में नहीं आना लोगों के बीच संदेश किया कि कहीं ना कहीं मायावती भाजपा की बी टीम बनकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और भाजपा को फायदे पहुंचाने के मकसद से चुनाव लड़ रही है। और मायावती के जितने भी दलित वोट थे वो महागठबंधन की ओर अग्रसर हुए। कांग्रेस रोजगार की बात कर रही थी, महिलाओं को न्याय की बात कर रही थी, आरक्षण को कायम रखने की बात कर रही थी। तो ये सब फैक्टर था उत्तर प्रदेश में जिससे महागठबंधन को काफी फायदा हुआ। हर एक युवा समझदार हो चुका है, सोचता है, समझता है, उसके बाद आगे आगे का थोड़ी सी मन तैयार करता है। राम मंदिर बना, अच्छा बात है कि राम मंदिर बना, फिर हम राम को लाएं, राम को हम लाएं, ऐसा बोलना असंभव वाली बात है। क्योंकि अगर राम को हम लाएं तो हमको कौन लाए? अगर अभी तो साफ दिख रहा है कि किसको कौन लाया। राम तो वही है, भगवान श्री राम वहीं विराजमान हो गए हैं, पर राम जी उनको उठा के वहां से फेंक दिए। पप्पू यादव के नेतृत्व में कांग्रेस अकेले भी जा सकती है, लेकिन अभी ये एक दूर की कौड़ी होगी। अभी हमें देखना है कि महागठबंधन में कैसे हम लोगों को सामंजस्य बैठाना है, लेकिन इसके लिए राजद को भी सोचना पड़ेगा और एक सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को देनी होगी। कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अगर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित तौर पर बिहार में कांग्रेस और भी मजबूत होगी। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जिस तरह से देश में एक तरफ जहां एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी काफी हद तक मजबूत दिख रहा है। और जो उत्साह एनडीए गठबंधन में होनी चाहिए, हार के बावजूद, कम सीटें पाने के बावजूद और कहा जाए तो बहुमत के आंकड़े से दूर होने के बावजूद विपक्ष में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उतना उत्साह सरकार बनाने वाली एनडीए गठबंधन के अंदर भी नहीं दिख रही है। क्या कारण है और ऐसी क्या वजह हैं जो विपक्ष में काफी उत्साह दिख रहा है? विपक्ष आखिर किस बात का जश्न मना रहा है? हार के बावजूद जो स्थितियां नजर आ रही है देश भर में विपक्षी पार्टियों में, और लगातार जो बैठकों का दौर है और जिस तरह से एनडीए गठबंधन के ऊपर दबाव बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिहार प्रदेश कांग्रेस के दो नेता। सबसे पहले हम परिचय कराना चाहेंगे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रविशंकर जी हैं। और रविशंकर जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और हमारे दूसरे अतिथि के रूप में मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी। सुभाष जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम अपने दोनों अतिथियों का तो पहले जोरदार स्वागत करेंगे और सबसे पहले हम रविशंकर जी से पूछना चाहेंगे। रविशंकर जी, कांग्रेस महज 99 सीट पर सिमट गई और अगर सैकड़े का आंकड़ा जो उन्होंने छुआ है, एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए, उसके बाद सैकड़े का आंकड़ा कांग्रेस ने हासिल कर लिया, लेकिन 2 अंकों पर सिमट गई थी कांग्रेस। फिर भी ऐसा
क्या तिलस्मी खजाना हाथ लग गया जिसके कारण कि आप कांग्रेसियों में इतना उत्साह दिख रहा है? जी रविशंकर जी। हम 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीट जीत कर आए थे और इस बार हम 99 सीट पे हैं। लगभग हमने दोगुने सीटें के लक्ष्य को पार किया है। वहीं अगर आप भाजपा को देखेंगे तो पिछली बार उन्होंने 303 और इस बार लगभग 240, तो उन्होंने 60 सीट को गंवाया है। इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि लोग धीरे धीरे अब कांग्रेस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लोग बहुत दिन तक दो धर्मों के बीच में लड़ाई, मंगलसूत्र, भैंस, इन सब बातों पर नहीं जाना चाहते हैं। लोगों को आज के डेट में रोजगार चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके घर की स्थिति कैसे सुधरे। लोग महंगाई पे बात करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा ने आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में केवल धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करती है। केवल दो भाइयों को आपस में लड़ाती है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूँ। लोगों ने इस पर विश्वास किया और लोगों ने इस बार कांग्रेस को पिछले बार की तुलना में दोगुने सीट जिताकर भेजी। और जहां तक आपने बोला था कि भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है और कांग्रेस कम सीटें लाई है, फिर भी कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि भाजपा अपने दम पर ये सत्ता में वापस नहीं आई है। आप देख रहे होंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का, अगर उन्हें को समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है। तो ये कह देना कि भाजपा अपने दम पे सत्ता में लौटी है, इस बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। आ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तुरुक का पत्ता साबित हुए हैं। यानी कि कहा जाए तो एनडीए सरकार की जो सत्ता की चाबी है, कहीं ना कहीं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के जो अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के हाथ में है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस, लगता है कि इन दोनों के ऊपर क्या अब तक उम्मीद जता रही कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होकर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर सकती है? क्या ऐसी मंशा अब तक कांग्रेस पाले हुए है? क्या लगता है? पहला बात तो ये मोदी सरकार का जो घमंड था कि मोदी सरकार, ये घमंड तो मोदी मोदी सरकार का टूट गया। ये मोदी सरकार का सरकार नहीं है, ये एनडीए का सरकार है। वो एक पार्टी का सरकार नहीं है, 38 पार्टी का सरकार है। वो इस चीज़ को दावा नहीं कर सकती कि हम अकेले बहुमत में आ गए, अकेले सरकार बना रही है। अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों मिलके अगर अपना समर्थन नहीं देना चाहे, वापस ले ले, तो मोदी सरकार नहीं बोले तो एनडीए सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। क्योंकि ये जीत जो है वो जनता की जीत के अनुसार चलना चाहिए, उनको अपना बहुमत उसको नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी उम्मीद पाले हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। आपने जिक्र किया रोजगार की बात, रोजगार की ओर कहीं ना कहीं जनता रोजगार जैसे मुद्दे पर अब भरोसा कर रही है। लेकिन बिहार की अगर परिदृश्य की बात करें, बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है, उन लोकसभा सीटों पर जो उम्मीद इंडिया गठबंधन को थी, खास करके इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में राजद के नेता के रूप में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रोजगार के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया, क्या जनता, बिहार की जनता रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन पर भरोसा नहीं कर सकी? यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो सफलता दिखी कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को, वो सफलता बिहार में हाथ नहीं लगी। तो रोजगार के मुद्दे पर मुझे तो नहीं लगता कि जनता इंडिया गठबंधन के ऊपर भरोसा कर रही है। बिल्कुल रोजगार के मुद्दे पे लोग इंडिया गठबंधन की ओर भरोसा कर रहे हैं। आप इस नज़र से देखिए कि पिछली बार बिहार में हम सिर्फ एक सीट किशनगंज जीत पाए थे और इस बार हम लोग टोटल 9 सीट और एक निर्दलीय पप्पू यादव जी, जो कि इंडिया गठबंधन के ही सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर हमने 10 सीट जीता। तो कहीं ना कहीं भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और मेरा स्पष्ट मानना है, चाहे मेरे महागठबंधन के कुछ साथी इस बात से इत्तेफाक ना रखें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के बीच, अखिलेश यादव जी ने सम्मानजनक सीटें 17 सीट कांग्रेस को दी और एक साथ राहुल जी, अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किए,
जिसका नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। अगर उसी तरीके का गठबंधन बिहार में होता, पप्पू यादव जी को भी इंडिया गठबंधन के तहत लिया जाता, वो निर्दलीय ना लड़ते, तो इसका कम से कम हमें सीमांचल के इलाके में इसका असर देखने को मिलता है। हम लोग पूर्णिया के साथ-साथ किशनगंज और कटिहार भी जीते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ और सीटें सीमांचल के इलाके में जीत सकते थे और पप्पू यादव जी, राहुल जी और तेजस्वी जी का अगर जॉइंट कैंपेन पूरे बिहार में होता, तो हम लोग 2 तिहाई से अधिक सीटें जीत सकते थे और इस 2 तिहाई सीट अधिक जीतने के चलते कहीं न कहीं हम सरकार में भी वापस आ सकते थे। तो कहीं न कहीं हमें हमारी तरफ से चूकें हुई है जिसकी समीक्षा की जानी अभी बाकी है। अभी सरकार गठन हो जाने दीजिए, पार्टी इसकी समीक्षा ज़रूर करेगी और आगे से इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। पप्पू यादव का जिक्र किया जाता है इंडिया गठबंधन में, खास करके कांग्रेस पप्पू यादव की जीत पर कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ठोक रही है। पप्पू यादव की जीत कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? पप्पू यादव किसी छवि का मोहताज नहीं है। पप्पू यादव बिहार के नहीं, पूरे देश के अच्छे नेता माने जाते हैं और कहीं न कहीं ये महागठबंधन से बहुत बड़ी चूक हुई है, जो पप्पू यादव से पप्पू यादव को अलग किनारा करके रखा गया है। अगर पप्पू यादव महागठबंधन के साथ होती, तो कम से कम बिहार में 5 से 6 सीट और इंडिया महागठबंधन को मिलती, जो उम्मीद से बढ़कर होती और अभी ये सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान पप्पू यादव को होती। पप्पू यादव का जिक्र होता है, सीमांचल क्षेत्र का जिक्र किया आपने। सीमांचल क्षेत्र में अगर पूर्णिया को जोड़ लिया जाए तो सीमांचल के 3 बड़े लोकसभा क्षेत्र में जीत मिली। निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को जोड़ लिया जाए तो पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज 3 ऐसे सीमांचल के क्षेत्र में जीत मिली, जहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा में इन क्षेत्रों का दौरा किए थे। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा जो हुई, ये 3 क्षेत्र और एक सासाराम क्षेत्र, तो इन चारों क्षेत्र में कांग्रेस से नाता रखने वाले पप्पू यादव 4 सीटों पर जीत मिली। तो अब क्या माना जाए कि राहुल गांधी का जो भारत बचाओ न्याय यात्रा था, उस यात्रा को पूरे बिहार में अगर भ्रमण कराया जाता और तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर अगर राहुल गांधी के साथ पूरे बिहार का भ्रमण करते, तो क्या लगता है कि परिस्थितियां कुछ अलग होती? क्योंकि अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली, या इससे पहले भी जो यात्रा निकली थी, दोनों में ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले थे। तो अगर तेजस्वी भी यहाँ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरे बिहार का दौरा कराते, तो क्या परिस्थितियां कुछ और बदले बदले से होते बिहार में? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीमांचल के कुछ इलाके में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी और जिन-जिन इलाकों से ये यात्राएँ गुजरी, वहाँ पे कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली और राहुल जी ने सासाराम में भी कुछ इलाकों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल हुए थे और वहाँ पे तेजस्वी जी भी साथ आए थे। आपने देखा होगा कि सासाराम सीट भी कांग्रेस ने एक अच्छे अंतर से जीतने का काम किया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जहाँ-जहाँ से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, सभी जगह पे कांग्रेस ने एक अच्छी सीटें जीतने का काम किया है और इसका फ़ायदा सिर्फ कांग्रेस को नहीं, इंडिया गठबंधन के लोगों को भी मिला है। अगर मध्य प्रदेश राज्य को छोड़ दिया जाए, तो राहुल गांधी जी की यात्राएँ जहाँ-जहाँ से गुजरी है समूचे देश में, हम बिहार और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को छोड़कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फ़ायदा कांग्रेस को हर एक राज्य में मिला है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। तो अब हमारा सवाल यही था कि क्या बिहार में भी अगर पूरे बिहार का भ्रमण होता राहुल गांधी का, और चुनाव के दरमियान अगर राहुल गांधी की कैंपेनिंग तेजस्वी यादव के साथ और अधिक होती, तो क्या परिस्थितियां अलग होती? जी, बिल्कुल परिस्थितियाँ अलग होती। राहुल जी ज़्यादा समय नहीं दे पाए, इसका कारण था कि तेजस्वी जी से जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिल पाया और तेजस्वी जी ने जिस तरीके से पप्पू यादव को महागठबंधन से अलग करने की कोशिश की,
हालांकि ये बातें महागठबंधन के कुछ नेताओं को नागवार गुजरेगी, पर मैं स्पष्ट बोलने वाला हूँ कि अगर पप्पू यादव जी साथ रहते, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भी जगह पे बिहार में होती, तो स्थिति और भी बेहतर हो सकती थी। एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से सीटों के आवंटन में कांग्रेस की जितनी भी सीटें 9 सीटें कांग्रेस को दी गई, उन सीटों के आवंटन में क्या कुछ कमियां रह गई? सबसे पहले तो अ, पप्पू यादव को सीट से वंचित करना, बिहार से जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे कन्हैया कुमार, उनको बिहार में एंट्री ना देना, और तीसरी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, एक तरफ बिहार में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोककर अपने बेटे आकाश सिंह को लॉन्च करना, क्या अखिलेश सिंह ने कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती की? कांग्रेस को जो कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है 9 में से 3 + 1 4 माना जाए, तो अगर कुछ और सीटों में कुछ सामंजस्य बैठाया जाता, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का सहयोग लिया जाता, तो क्या लगता है ये स्ट्राइक रेट और बढ़ता बिहार में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस में अगर पप्पू यादव का सहयोग ठीक से लिया जाता तो कांग्रेस 9 में से 6 से 7 सीट पे जीत सकती थी। हम महाराजगंज भी जीत सकते थे, हम पटना साहिब भी जीत सकते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद जो वर्तमान सांसद हैं, वो खुद बेटिकट होने वाले थे। अंतिम समय पे भाजपा ने उन्हें किसी तरीके से टिकट दे दिया। और अनसुल अभिजीत जो वहाँ के मीरा कुमार के पुत्र हैं, उन्होंने घर घर जाकर जिस तरीके से कैंपेन किया, लेकिन कांग्रेस के साथ निगेटिव पॉइंट यही गया कि अंतिम समय पे कांग्रेस ने वहाँ के प्रत्याशी को घोषित किया, जिसके वजह से बहुत लोग अनसुल अभिजीत के बारे में जान नहीं पाए। और रविशंकर प्रसाद से लोग पहले से परिचित थे। और पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी में रहते हुए जिस तरीके से पटना में काम किया था, जैसे बाढ़ में उतरकर कोरोना के समय में एक एक घर जाकर लोगों की मदद की थी। अगर पप्पू यादव उनके साथ कैंपेन में शामिल होते तो कहीं ना कहीं आज आप देख रहे होते कि रविशंकर प्रसाद भी संसद में नहीं। आप पप्पू यादव के काम की कहीं ना कहीं कांग्रेसी तारीफ करते हैं। कांग्रेस की जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं को पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी बताते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में पप्पू यादव फैक्टर कांग्रेस के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, या कांग्रेस को संजीवनी देने में पप्पू यादव का आने वाले दिनों में अहम रोल हो सकता है? ये पप्पू यादव का तारीफ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, भारत की जितना पार्टी है, सारी पार्टी पप्पू यादव का तारीफ करती है। इसे दरकिनार करके चलना बिहार के राजनीति से ऊपर उठकर पूरा भारत की राजनीति के लिए अच्छा साबित होगा। अगर कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी भी, आरजेडी महागठबंधन का साथी है, उनसे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे आगे जो है पप्पू यादव को लेके साथ में चलेंगे, जिससे बिहार के साथ साथ पूरा भारत में इंडिया महागठबंधन की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पप्पू यादव, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ बाढ़ में हो, या किसी भी तरह का बिहार में कहीं भी घटना दुर्घटना घटती है, तो उस समय सबसे पहले अगर कोई नेता पहुंचता है तो हमारे पप्पू यादव ही पहुंचते हैं, और गरीबों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक कांग्रेस को फायदा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के मुद्दे की अपेक्षा क्या लगता है कि आरक्षण बचाओ का जो नारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिया था, तो क्या जो बैकवर्ड है, दलित है, महादलित है, हर वर्ग के लोगों में क्या ये सेंटीमेंट जगाने में कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सफल रही, जो यूपी में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी हर एक मंच से यह कहते थे कि अगर इस बार भाजपा को ज़्यादा सीट आई तो वह आरक्षण बदल देंगे। तो इस बात का संदेश आम लोगों के बीच गया। और मायावती का इंडिया गठबंधन में नहीं आना लोगों के बीच संदेश गया कि कहीं ना कहीं मायावती भाजपा की बी टीम बनकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और भाजपा को फायदे पहुंचाने के मकसद से चुनाव लड़ रही है। तो यह भी संदेश वहाँ के लोगों में गया। और मायावती के जितने भी दलित वोट थे वो महागठबंधन की ओर अग्रसर हुए। लोगों को लगा
कि इस बार अगर बीजेपी को हमने ज़्यादा सीटें दे दिया तो कहीं न कहीं यह आरक्षण पर कुठाराघात करेंगे, जिससे अंततोगत्वा हमें ही नुकसान होगा। राहुल गांधी ने हर मंच से और भी बहुत सारे बातें कही कि हम हर एक परिवार की गरीब महिलाओं को 8500 रुपया महीना और साल के 1 लाख रुपया देंगे। तो यह भी मुद्दा था, लोगों को पता था कि बीजेपी फिर से आएगी, फिर से मंदिर की बात करेगी और अगर दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस रोजगार की बात कर रही थी, महिलाओं को न्याय की बात कर रही थी, आरक्षण को कायम रखने की बात कर रही थी। तो ये सब फैक्टर था उत्तर प्रदेश में जिससे महागठबंधन को काफ़ी फायदा हुआ और आपने देखा होगा कि इस बार महागठबंधन ने बीजेपी से भी ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जो बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की चुनाव के परिणाम के बाद दिख रहा है और चुनाव के दरमियान भी जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, हार के बावजूद, इतने कम सीटें आने के बावजूद जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है राहुल गांधी की, तो क्या आने वाले भविष्य में कांग्रेस की राजनीति और निखर कर सामने आएगी? क्योंकि आने वाले चंद महीनों में अब महाराष्ट्र के चुनाव है, फिर कई राज्यों में कई महत्वपूर्ण राज्यों में भी चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी उसी जो जोश और उत्साह जो अभी दिख रहा है, उसी जोश और उत्साह के साथ आने वाले चुनाव में हिस्सा लेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे पहले हमें हरियाणा का चुनाव देखने को मिलेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव है। और जब लोकसभा चुनाव में लोग महागठबंधन को सीटें देने के लिए तैयार हैं, तो विधानसभा में स्वाभाविक है कि वो वहाँ का लोकल चेहरा देखेंगे। प्रधानमंत्री को देख के लोग लोकसभा का वोट करते हैं, तो जब लोकसभा में लोग मोदी जी को देखकर वोट नहीं कर रहे हैं, तो विधानसभा में स्वाभाविक है कि वहाँ का लोग लोकल स्तर पर वोट करेंगे। और महाराष्ट्र में इस बार महागठबंधन को बीजेपी से एनडीए से ज़्यादा सीटें आई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा सीटें आई है। हरियाणा में भी लगभग हम लोग बराबरी पर हैं, दोनों को 5-5 सीट मिली है। तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव, अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस इन तीनों राज्यों में भारी बहुमत से जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा के साथ चंडीगढ़ को भी जोड़ लिया जाए तो? बिल्कुल, क्योंकि चंडीगढ़ भी उसी प्रदेश में आते हैं। चंडीगढ़ और चंडीगढ़ भी तो कांग्रेस के खाते में गई ना? हाँ, पंजाब और हरियाणा दोनों का ज्वाइंट राजधानी चंडीगढ़ ही है और दोनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर पंजाब में भाजपा का लगभग सुपड़ा साफ कर दिया और हरियाणा में हम लोग बराबरी पर हैं। तो दोनों राज्यों में अगले विधानसभा में हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह की जो परिस्थितियां हैं और जो बॉडी लैंग्वेज और जोश और उत्साह इंडिया गठबंधन का दिख रहा है, तो बिहार में भी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बिहार के परिदृश्य से इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को जिस तरह से बैकफुट पे ठेलने में कामयाब हुई है, तो उसका फायदा कितना बिहार विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है? हमारे नेता राहुल गांधी कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं है, चाहे वो सरकार में रहे या ना रहे, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जिससे हम लोग युवा को जो ऊर्जा मिलती है। और ऐसा नहीं है कि पहले जैसा कि युवा नहीं रहा, हर एक युवा समझदार हो चुका है, सोचता है, समझता है, उसके बाद आगे आगे का परिसीमन तैयार करता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे और बढ़ चढ़ कर युवा इसमें अपना सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अभी देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना दिए, तो उससे वहाँ का जनता या आम आदमी खुश नहीं है, क्योंकि राम मंदिर बना, अच्छा बात है कि राम मंदिर बना, फिर हम राम को हम लाएं, ऐसा बोलना असंभव वाली बात है। क्योंकि अगर राम को हम लाएं तो हमको कौन लाया? अगर अभी तो साफ दिख रहा है कि किसको कौन लाया, राम तो वही है, भगवान श्री राम वहीं विराजमान हो गए हैं, पर राम जी उनको उठा के वहां से फेंक दिए। क्लोजिंग सवाल है, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कहा जाए कांग्रेस में जिस तरह से पप्पू यादव शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले और उन्होंने जीत दर्ज की थी, ऐसे में क्या माना जाए कांग्रेस की पप्पू यादव अगर कांग्रेस में पूरी तरह से एक्टिव होते हैं तो इसका कितना फायदा पार्टी को होगा और क्या पार्टी में कुछ बदलाव की उम्मीदें हैं 2025 से पहले? और इंडिया गठबंधन की क्या रूपरेखा होगी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले? ये निश्चित तौर पर आरजेडी जहां 23 सीटें
लड़कर 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटें लड़ी थी और उनमें से 4 सीटें लड़ी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की अपेक्षा हो कि विधानसभा में उसे एक सम्मानजनक सीटें ऑफर की जाए, वरना पप्पू यादव के नेतृत्व में कांग्रेस अकेले भी जा सकती है। लेकिन अभी ये एक दूर की कौड़ी होगी। अभी हमें देखना है कि महागठबंधन में कैसे हम लोगों को सामंजस्य बैठाना है, लेकिन इसके लिए राजद को भी सोचना पड़ेगा और एक सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को देनी होगी। हम एक बात को रोकना चाहेंगे। आपने कहा पप्पू यादव के नेतृत्व में, क्या अखिलेश सिंह के नेतृत्व में नहीं बल्कि कांग्रेस पप्पू यादव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है? इन बातों का फैसला कांग्रेस का आलाकमान तय करेगी। कांग्रेस में कोई भी बात जो है दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व तय करती है। इस बात को बताने में मैं सक्षम नहीं हूँ। इस बात का फैसला निश्चित तौर पर कांग्रेस का आलाकमान तय करेगी। लेकिन अगर मुझे निजी तौर पर मेरे से पूछा जाए तो कहीं न कहीं पप्पू यादव को अगर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित तौर पर बिहार में कांग्रेस और भी मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेताओं में काफी उत्साह है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का जो विनिंग परसेंटेज रहा है, कांग्रेस की जो सीटें रही है, कई गुना बढ़ोतरी हुई है और कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया रहा। खास करके बिहार में भी जो कांग्रेस की स्ट्राइक रेट देखी जाए तो जो स्ट्राइक रेट है उसके आधार पर कांग्रेसियों में काफी उत्साह है। पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन में जो उत्साह का माहौल है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी जो उत्साह का माहौल है, वो क्या रणनीतियां तैयार होती है और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इन सभी मुद्दों पर हमारी पैनी नजर रहेगी। हम लगातार इन खबरों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।